कर सुधार समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? जो कर सुधार समिति है उसका नियुक्त किसे किया गया था? वो हो जाएंगे राजा चेलैया। ठीक है, राजा चेलैया जो है इनको कर सुधार समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो कहा गया यहाँ पर कि केंद्र एवं राज्य के बीच वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी कौन सी है? केंद्र और राज्य के बीच अगर वित्तीय विवादों का निपटारा करना होता है तो उसमें क्या होता है? तो देखिए वो हो जाएगा यहाँ पर वित्त आयोग। ठीक है, वित्त आयोग के द्वारा केंद्र और राज्य के वित्तीय विवादों का निपटारा होता है। याद रखेंगे किसमें है ये? 280 अनुच्छेद 280 में इसको मेंशन किया गया है। प्रश्न संख्या अगला देखेंगे तो कहते हैं यहाँ पर कि भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार की बिजली का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो किस प्रकार की बिजली का उत्पादन सबसे ज़्यादा है? तो वो हो जाएगा यहाँ पर तापीय बिजली की। तापीय बिजली जो है सबसे ज़्यादा इसका उत्पादन होता है। प्रश्न संख्या अगला देखेंगे तो कहते हैं कि भारत में बेरोजगारी की किस्म पाई जाती है। तो भारत में जो बेरोजगारी पाई जाती है वो सबसे ज़्यादा किस तरीके की पाई जाती है? तो इसमें एक तो आपका चक्रीय बेरोजगारी, ग्रामीण बेरोजगारी और संरचनात्मक बेरोजगारी, ये सभी। तो ये सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो कहते हैं कि भारत में ग्रामीण क्षेत्र में कौन सी बेरोजगारी सबसे ज़्यादा पाई जाती है? जो ग्रामीण क्षेत्र है इसमें सबसे ज़्यादा जो बेरोजगारी पाई जाती है वो कौन सी होती है? तो ये देखेंगे इसमें आपका पहला मौसमी होगी जी, दूसरी आदर्श बेरोजगारी हो जाएगी, यानी कि उपयुक्त दोनों। ठीक है, उपयुक्त दोनों बेरोजगारी सबसे ज़्यादा पाई जाती है भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में। क्वेश्चन संख्या अगला देखेंगे तो कहते हैं कि निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ठीक है, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन यहाँ पर किसने किया था? तो वो हो जाएंगे अरविंद घोष। ठीक है, अरविंद घोष के द्वारा निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो कहते हैं कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? ठीक है, प्रथम महिला अध्यक्ष की बात कर रहे हैं, याद रखेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर एनी बेसेंट। एनी बेसेंट की वजह प्रथम महिला बनी थी, याद रखेंगे क्या बनी थी ये? 1917 का यहाँ पे इन्होंने अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो कहते हैं कि निम्नलिखित में से भारतीय नेताओं में कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विसेज से बर्खास्त कर दिया गया था? तो इनमें से कौन से एक हो जाएंगे जिनको इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त कर दिया गया था? तो ये कौन से होंगे? ये होंगे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। याद रखेंगे सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो थे वो इनकी जो आपकी इंडियन सिविल सर्विसेज थी उसमें पहले हुआ करते, बाद में इनको बर्खास्त कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर अगला है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार से किसने किया था? तो 1857 के विद्रोह का जो नेतृत्व किया गया था वो किया गया था कुंवर सिंह के द्वारा। याद रखेंगे कुंवर सिंह के द्वारा। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो कहते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या है? तो रानी लक्ष्मीबाई का जो मूल नाम है वो क्या होगा? तो वो हो जाएगा यहाँ पर सी, यानी कि मणिकर्णिका इनका मूल नाम था, या फिर इनको तनु नाम से भी जाना जाता था, इनके बचपन का नाम था। क्वेश्चन नंबर अगले देखें तो दोस्तों सारे के सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, तो चलिए देख लेते हैं। तो कहता है कि निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पेश किया था? ठीक है, तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो चालू किया गया था वो किया गया था लॉर्ड लिटन के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड लिटन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो कहते हैं कि अंग्रेजों की सहायक गठबंधन को स्वीकार करने वाले अंतिम मराठा कौन थे? ठीक है, अंग्रेजों के जो सहायक गठबंधन था उसको स्वीकार करने वाले जो अंतिम मराठा थे वो कौन से थे? तो याद रखेंगे वो थे यहाँ पर होलकर। होलकर जो थे उन्होंने क्या किया था? अंग्रेजों के साथ गठबंधन कर लिया था, उनकी जो है जितनी भी मांगे थी उनको स्वीकार किया था। क्वेश्चन नंबर अगला है कि कुमारन आसन निम्नलिखित में से किस वर्तमान राज्य में सामाजिक पुनर्जागरण से संबंधित है? तो कुमारन आसन जो है वो किस राज्य में, वर्तमान की बात कर रहे हैं तो वो हो जाएगा केरला। केरला से इस समय संबंधित हैं, सामाजिक पुनर्जागरण के लिए काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो कहते हैं कि निम्नलिखित में से किसमें वॉरेन हेस्टिंग के प्रशासनिक न्यायिक सुधार शामिल थे? ठीक है, याद रखेंगे क्या हो जाएगा इसमें। तो अब देखिएगा इसमें क्या होगा आपका, तो इसमें आपको दिए हुए हैं पॉइंट, तो पॉइंट की बात कर लेंगे तो इसमें देखेंगे अगर हम, तो सबसे पहला जो आपको पॉइंट दिया हुआ है वो है आपका कलकत्ता में राजस्व बोर्ड की स्थापना करी गई थी। ये वॉरेन हेस्टिंग के समय ये बिल्कुल सही बात है। फिर कहते हैं कि जमींदारों के नए कार्यों को समाप्त करना, ये भी सही बात है। फिर कहते हैं आपराधिक न्यायालयों में भारतीय न्यायाधीशों की नियुक्ति, ये भी वॉरेन हेस्टिंग के समय ही किया गया था। तो ये इनके प्रशासनिक और न्यायिक सुधार में शामिल है। तो तीनों इसके राइट आंसर हो जाएंगे, यानी आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा यहाँ पर उपरोक्त सभी। ठीक है, यानी कि 1 2 3 डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो कहते हैं कि निम्नलिखित में से किसने सबसे प्रसिद्ध बंगाली कविता विद्रोही लिखी है? एक बहुत ही प्रसिद्ध है बंगाली
कविता जिसका नाम है विद्रोही, तो वह किसके द्वारा लिखी गई है? तो वो हो जाएगा यहाँ पर सी, यानी कि काजी नजरुल इस्लाम के द्वारा। किसके द्वारा? काजी नजरुल इस्लाम के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया। स्टैटिक जीके का बहुत बेहतरीन प्रश्न ये बन सकता है। प्रश्न संख्या अगला कहता है कि राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस जब मनाया जाता है वो डेट कौन सी होती है? तो हो जाएगा यहाँ पे 28 जून का मनाया जाता है। 28 जून को हम राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस के रूप में मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला होगा यहाँ पर कि किस राज्य ने राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 1 से अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा देने के लिए मैं अंग्रेजी से डरता नहीं एक पहल चालू करी गई है। ठीक है, मैं अंग्रेजी से नहीं डरता, ये एक पहल है। ये किस राज्य की है? याद रखेंगे, हरियाणा सरकार की। हरियाणा राज्य की तरफ से इस पहल को चालू किया गया। जो बच्चे इंग्लिश से बहुत डरते हैं तो उनके लिए यहाँ पर एक ये था कि मैं अंग्रेजी से नहीं डरता, इस पहल को लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, कहते हैं किस मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किया है? तो कौन सा इसमें मंत्रालय हो जाएगा जिसने स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किया था? तो बहुत ही आसान, ये आपका हो जाएगा पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय। ठीक है, देखिए पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया स्वच्छ भारत मिशन। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, अगले प्रश्न में देखिए तो कहते हैं कि कौन सा भारतीय नौसैनिक जहाज इंडोनेशिया की सबांग बंदरगाह में प्रवेश करने वाला पहला युद्धपोत बन गया? ठीक है, सबांग बंदरगाह में जो है प्रवेश करने वाला पहला जो बना है वो हो जाएगा INS सुमित्रा। देखिए बहुत ही अच्छा ये प्रश्न है, आपके एग्जाम लायक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो कहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक पोखरण में पहले परमाणु विस्फोट से जुड़ा हुआ है? तो वैज्ञानिक पोखरण के पहले परमाणु विस्फोट से कौन से जुड़े हुए हैं? तो ये हो जाएगा यहाँ पर बी, यानी कि सबसे पहले जो है राजा रमन्ना के समय पहला परमाणु विस्फोट का जो है ट्रायल किया गया था पोखरण में। क्वेश्चन राजस्थान में है पोखरण, याद रखेंगे राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर अगले देखें, प्रश्न संख्या अगला देखिए, बहुत बेहतरीन प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था? उसका राइट आंसर क्या होगा? वो हो जाएंगे बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, बदरुद्दीन तैयब जो थे ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट थे। क्वेश्चन नंबर अगला है कि जगदीशपुर के राजा कौन थे? जगदीशपुर कहाँ पड़ता है? ये बिहार में पड़ता है और यहाँ से नेतृत्व किसने किया था 1857 के क्रांति का? वो किया था यहाँ पे कुंवर सिंह ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुंवर सिंह हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अगले प्रश्न। अगले प्रश्न की बात कर लीजिए तो कहते हैं गडकरी विद्रोह का केंद्र कहाँ था? याद रखेंगे, बहुत बढ़िया प्रश्न है। तो गडकरी विद्रोह जो है इसका केंद्र कहाँ पे हुआ करता था? वो था कोल्हापुर में। कहाँ पे? कोल्हापुर में था गडकरी विद्रोह। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, अगले प्रश्न की बात कर लीजिए तो कहते हैं कि किस वर्ष में विद्रोह के निम्न नेताओं में सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? तो ठीक है, मतलब किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? तो ये हो जाएंगे यहाँ पर ए, यानी कि मंगल पांडे ने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था। याद रखेंगे, इनको कौन नहीं जानता है। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर बिहार बंगाल से अलग कब हुआ था? बेसिकली जो बिहार है उसको बंगाल से कब अलग किया गया था? तो ये राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर 1912। 1912 में बंगाल को बिहार से अलग कर दिया गया था और 1911 इसके मिलती जुलती है। इसमें क्या हुआ था? इसमें हुआ था बंगाल विभाजन रद्द हुआ था और इसमें इसी समय क्या हुआ था जो है अपनी दिल्ली ना इसको राजधानी बनाया गया था। 1911 की बात करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो कहते हैं कि वर्तमान समय में देश में किस प्रकार की बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर है? मतलब बहुत ही ज़्यादा गंभीर है। तो वो क्या हो जाएगा यहाँ पर? वो हो जाएगी शिक्षित बेरोजगारी। बेसिकली यहाँ पर बहुत सारे शिक्षित लोग हैं, इसीलिए कहते हैं ना कि जो आपका अभी फॉर्म आया है ना उसमें कितने फॉर्म पड़ चुके हैं आप खुद ही जानते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो कहते हैं कि कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखी जाती है? अब कृषि में किस प्रकार की बेरोजगारी है तो सभी को पता होना चाहिए, वो होगा यहाँ पर अदृश्य बेरोजगारी, जो दिखती नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा बेरोजगारी होती है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का कितना % कोयला से पूर्ति किया जाता है? जो वाणिज्यिक यानी कि जो आपका कमर्शियल लेवल पे जो यूज होता है कोयले का वो कितना % है? वो लगभग 67% यहाँ पर कोयले की पूर्ति से यूज किया जाता है ऊर्जा के लिए, एनर्जी के लिए। क्वेश्चन नंबर अगला है कि देश में चीनी मिलों की संख्या सबसे ज़्यादा किस राज्य में है? चीनी मिलों की संख्या की बात कर रहे हैं, प्रश्न बहुत घुमाता है। अब इसमें अगर उत्तर प्रदेश होता ऑप्शन में तो आप लोग कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गन्ने का उत्पादन होता है, तो वहाँ पर क्यों नहीं है? याद रखेंगे चीनी का उत्पादन उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, लेकिन महाराष्ट्र में क्या है? यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है ये मिल हैं, याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है कि किस समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने की
संस्तुति करी थी। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, वो हो जाएगी राज्य समिति। राज्य समिति के द्वारा कृषि जोतों पर कर लगाने की यहाँ पे सिफारिश करी गई थी कि जीके की। तो जैसे कि आपको पता है कि जीके का 25 नंबर आपके एग्जाम में आना है और 25 में लगभग 5-6 क्वेश्चन जो हैं वो आपके करंट अफेयर आएंगे, और बाकी यहाँ पे स्टैटिक जीके और यहाँ पे जो आपका जीके में सिलेबस रहता है पूरा उसमें से प्रश्न आएंगे। तो उसी की हम यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। उससे पहले बता दूं कि बहुत सारे ऑलरेडी प्रैक्टिस में करा रखे, तो उनको जाकर देखना है बिल्कुल ना भूले, और मॉक जरूर दें। 3 फुल मॉक यहाँ पे करा चुका हूँ जो 100 अंक के हैं, तो उनमें जाकर देखिए कि आपका स्कोर कितना बन रहा है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का ये वीडियो। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेंगे। तो पहले क्वेश्चन की अगर बात कर लीजिए तो कहते हैं कि उत्तर युग में जो उत्तर युग है गुप्त काल का जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था, कौन सा विश्वविद्यालय उस समय प्रसिद्ध था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर नालंदा। नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था उत्तर गुप्त युग में। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। यहाँ पे कहता है कि भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई थी? बहुत ज़्यादा प्रश्न ये पूछा जाता है। तो भारतीय नेपोलियन की उपाधि से किसे नवाजा गया था? तो वो हो जाएंगे समुद्रगुप्त। ठीक है, समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन के नाम से जाना जाता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो कहते हैं कि आयुर्वेद के वेद चिकित्सा का यहाँ पे भगवांकी किसे माना गया है? ठीक है, आयुर्वेद के जो वैद्य है ना, जो आपकी प्राचीन चलती है, ठीक है, उसमें क्या हो जाएंगे वो आपके धन्वंतरी जो हैं इसमें इसके जो है मेन माने गए हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। क्या गया कि पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? ठीक है, पहला ज्ञात गुप्त शासक। अब गुप्त शासक की बात कर लेंगे तो पहले हम यहाँ पे हिस्ट्री के प्रश्नों को देख रहे हैं, तो वो हो जाएंगे श्रीगुप्त। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि श्रीगुप्त ने क्या किया था, गुप्त शासन की यहाँ पर स्थापना करी थी, यानी कि याद रखेंगे गुप्त साम्राज्य की इन्होंने स्थापना करी थी श्रीगुप्त ने। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो यहाँ पे कहते हैं कि रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के यहाँ पे जो हुआ था साथ समाप्त हो गया? ठीक है, रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका वो होगा सी, यानी कि ह्यूडो ने जो आक्रमण किया था उसके बाद यहाँ पर शासन समाप्त हो गया था। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो कहते हैं कि आर्यभट्ट और वारामिहिर सुविख्यात नाम किसके युग के साथ संबंधित थे? तो आर्यभट्ट और जो वारामिहिर हैं ये बहुत ही फेमस यहाँ पर हैं, तो क्या हो जाएंगे, ये गुप्त वंश में ही रहे हैं। ठीक है, गुप्त वंश में ही रहे हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो कहते हैं कि इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धियां उत्कीर्ण है? तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है। तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर बी वाला, यानी कि समुद्रगुप्त की इसमें जो है उपलब्धियां उत्कीर्ण करी गई हैं इलाहाबाद में। प्रश्न संख्या अगला देखेंगे। अगले प्रश्न की बात कर लीजिए तो कहा गया कि यहाँ पर चीनी यात्री फायान किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान आया था? अब चीनी यात्री फायान की बात कर लेंगे तो क्या देखिए वह किसके समय में आया था? वो आया था यहाँ पर सी, यानी कि आपका चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। यहाँ पर एक आप याद रखेंगे जो फायान थे ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आए थे। एक यहाँ पे और भी पूछे जाते हैं जिनका नाम था यहाँ पर हैनसोंग। ठीक है, हैनसोंग ये चीनी यात्री किसके समय आए थे? ये देखिएगा, ये हाथ से आपके क्या हो जाएगा, ये आपका हर्षवर्धन हो जाएगा। तो हर्षवर्धन के समय आए थे, याद रखेंगे। तो दोनों में आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि हैनसोंग आया था चंद्रगुप्त में कि फायान आया था। फायान आया था और हाथ से यहाँ पे हर्षवर्धन के समय हैनसोंग आया था। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो कहा गया है पर गुप्त शासकों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? जो गुप्त शासक हैं इनके बारे में जो कथन सही नहीं है वो देखिएगा। तो अब पहला देख लेंगे। कहा गया उन्होंने मुख्यतः उत्तर तथा मध्य भारत के भागों पर शासन किया, बिल्कुल सही बात है। फिर यहाँ पे कहते हैं राजपद वंशागत था और यहाँ पर सिंहासन का सबसे बड़े पुत्र को मिलता था, तो यही यहाँ पर गलत हो जाएगा, ऐसा गुप्त शासन काल में नहीं था। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो कहते हैं कि कवि कालिदास किसके राज कवि थे? जो कवि कालिदास हैं ये किसके राज्य कवि हुआ करते थे? तो कालिदास की मुख्य कृतियां हैं, बहुत ही याद रखेंगे, वो भी आपके एग्जाम में अक्सर पूछी जाती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, वो आपका होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय कालिदास इसके राज कवि हुआ करते थे। तो अगला प्रश्न हो जाएगा गुप्त युग का प्रवर्तक कौन माना जाता है? तो गुप्त युग के जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो यहाँ पर हो जाएंगे आपके श्रीगुप्त, की इन्होंने इसकी स्थापना करी थी। प्रश्न संख्या अगला देखेंगे तो कहते हैं कि गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? बेसिकली जो गुप्त राजवंश है यह किसके लिए प्रसिद्ध था? तो ये पूछा जाता है आपके एग्जाम में, तो ये हो जाएगा यहाँ पर कला और स्थापत्य के लिए। ठीक है, कला और स्थापत्य के लिए गुप्त राजवंश प्रसिद्ध था, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा तो कहते हैं गुप्त शासकों की सरकारी भाषा कौन
थी। ठीक है, गुप्त शासकों की जो सरकारी भाषा थी तो वो इनमें से कौन सी हो जाएगी, वो हो जाएगी संस्कृत। यानी कि गुप्त लोग जो थे वो अपना जितना भी राज कार्य होता था उनका वो सब संस्कृत भाषा में होता था। प्रश्न संख्या अगला देखेंगे, कहा गया कि गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति जो एक महान खगोल विज्ञानी तथा यहाँ पर जो है गणितज्ञ था। ठीक है, तो वो कौन से हो जाएंगे, जो एक बहुत बड़े खगोल विज्ञानी भी थे और गणितज्ञ भी थे, तो उनका नाम क्या होगा, वो हो जाएंगे यहाँ पर आर्यभट्ट। ठीक है, आर्यभट्ट जो हैं वो अपने भारत के बहुत ही बड़े खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ थे। ये गुप्त शासन के समय ही यहाँ पर थे। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, तो इसमें कहा गया कि गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण करी थी। ऐसे गुप्त राजा का नाम बताइए जिसने पदवा जो यहाँ पे विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण करी थी, वो हो जाएंगे यहाँ पर सी, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं यहाँ पर निम्नलिखित में से गुप्त वंश का कौन सा राजा था जिसने हूणों पर आक्रमण करने से रोका था। ठीक है, हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था बेसिकली, तो वो कौन से हो जाएंगे, वो हो जाएंगे यहाँ पर चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ने उन्होंने इसको रोक लिया था, यानी कि हूणों के द्वारा भारत पर आक्रमण नहीं करने दिया था। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, तो कहते हैं कि गुप्त संवत निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो जो गुप्त संवत हो जाएगा वह स्थापित किया गया था किसके द्वारा, चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा इसको स्थापित किया गया था गुप्त संवत को। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएंगे कि गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए। प्रश्न बहुत पूछा जाता है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर सोने के। ठीक है, गुप्त काल में सोने के सिक्के सबसे ज़्यादा यहाँ पर जारी करे गए थे। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय को किस नाम से जाना जाता है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय को हम किस और नाम से जानते हैं, तो सभी को पता होना चाहिए कि विक्रमादित्य, इनको कहा जाता था चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नाम से। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, कहते हैं कि निम्नलिखित में से किनके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते थे। ठीक है, यानी कि इनके सिक्कों पर जो है वीणा बजाते हुए एक जो है इनकी मूर्ति यहाँ पे मिलती है, जिनकी फोटो मिलती है विक्रमादित्य की, लेकिन ये गुप्त काल के सिक्कों में उनके संगीत के प्रति प्रेम को दर्शाया गया था, उनके फोटो वगैरह छाप करके। क्वेश्चन नंबर अगले देखें, अगले प्रश्न की बात कर लीजिए, तो कहते हैं कि बाणभट्ट निम्नलिखित में से किस सम्राट के राज दरबारी कवि हुआ करते थे। तो जो बाणभट्ट थे वो किसके कवि थे, वो थे यहाँ पे हर्षवर्धन के। याद रखेंगे, हर्षवर्धन के राज दरबारी कवि थे। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा कि हर्षवर्धन ने अपनी धार्मिक सभा कहाँ पे किया करता था। जो हर्षवर्धन था वो अपनी धार्मिक सभाएं जो किया करते थे वो कहाँ पे करते थे, वो प्रयाग में करते थे, मतलब इलाहाबाद में करते थे उस समय का। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, तो कहते हैं कि एक महान रोमानी नाटक कादम्बरी का लेखक कौन है। तो कादम्बरी के जो लेखक हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे, तो ये महान रोमानी नाटक के नाम से प्रसिद्ध है, तो ये हो जाएंगे बाणभट्ट। ठीक है, बाणभट्ट जो है कादम्बरी नाटक के लेखक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, तो इसमें कहते हैं कि अगले में देखें तो कि निम्न में से किसकी रचना हर्षवर्धन ने नहीं करी। अब ये प्रश्न भी पूछा जाता है, तो किसकी रचना हर्षवर्धन के द्वारा नहीं करी गई थी। अब देखिए, रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानद, ये दो है, ये आप लिखी गई हैं हर्षवर्धन के द्वारा। लेकिन यहाँ पर अगला देखिएगा, ये जो आपका हर्षचरित है ये किसके द्वारा लिखी गई है, बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, बाणभट्ट के द्वारा हर्षचरित को लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। अब अगले प्रश्न की बात कर लीजिए, तो कहते हैं कि हर्ष द्वारा आयोजित कन्नौज सभा किसके सम्मान में की गई थी। ठीक है, तो जो हर्ष थे उनके द्वारा जो सभा आयोजित करी गई थी वह किसके सम्मान में करी गई थी, तो वो हो जाएगी यहाँ पर ह्वेनसांग, चीनी यात्री ह्वेनसांग, हमने आपको बताया था ये हो जाएंगे। तो चलिए, अब यहाँ पे हिस्ट्री के प्रश्न खत्म कर लिए, अब हम चले कुछ और प्रश्नों को देख लेते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखें। कहते हैं कि वायुमंडलीय दाब पैमाने को देखिए, वायुमंडली जो है वो किस तरीके से मापा जाता है, उसको कैसे मापते हैं, तो ये हो जाएगा यहाँ पे बैरोमीटर। वायुमंडलीय दाब को हम बैरोमीटर की मदद से मापते हैं। प्रश्न संख्या अगले देखेंगे, तो कहते हैं कि अमीबा में कितने सेल होते हैं। ठीक है, अमीबा जो है वो कितने सेल होते हैं इसके अंदर, यूनिसेलर है या फिर मल्टी सेलर है, तो इसको आपको बताना है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा। ठीक है, यानी कि एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब क्या है, ये आपका यूनिसेलुलर होता है अमीबा, याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लीजिए। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो कहा गया कि नागालैंड भारत का विधिवत राज्य कब बना था। जो नागालैंड है ये भारत का जो विधिवत राज्य बना था वो कब बना था, तो याद रखेंगे ये हो जाएगा यहाँ पर ए वाला, यानी कि 1963 में नागालैंड भारत का राज्य बना था। याद रखेंगे, एकमात्र भारत का ऐसा राज्य जहाँ पर इंग्लिश बोली जाती है। ठीक है, यहाँ पर इंग्लिश बोली जाती है। यहाँ पे एक बहुत ही फेमस हॉर्नबिल त्यौहार, ठीक है, याद रखेंगे, हॉर्नबिल त्यौहार भी यहाँ मनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे।
यह कहते हैं कि उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है। उत्तर पूर्व सीमांत की बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, इसमें मालीगांव जो है ये सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन माना जाता है। याद रखेंगे ये सबसे बड़ा है उत्तर पूर्व रेलवे सीमांत का। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो कहते हैं कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। ठीक है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा करी जाती है, तो ध्यान दीजिएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पर राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल जो होते हैं अब वो मुख्यमंत्री को शपथ दिलाते हैं और उन्हीं द्वारा इनकी नियुक्ति करी जाती है। क्वेश्चन नंबर अगले देखिए, तो गाइस प्रश्न संख्या अगला देखेंगे तो कहते हैं कि रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है। जो रेफ्रिजरेटर होता है उसमें फ्रीऑन गैस का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता कौन है। अब इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन हो जाएंगे, तो देखिए इस तरीके से आप इसकी एक ट्रिक होता है, ईंट पर नाचे। ठीक है, ईंट पर नाचे होता है। अब यहाँ पे इसको कैसे देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी थी, यहाँ पे देखेंगे आपने अगर इसको देखा होगा ध्यान से तो इसमें देखेगा ईंट पर नाचे क्या होता है। ठीक है, अब देखिए ये आपका हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, ईंट पर। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे न्यूट्रॉन का, और नाचे का हो जाएगा ये आपका चैडविक हो जाएंगे। ठीक है, तो गाइस प्रश्न संख्या अगला देख लेंगे तो कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है। तो इसमें देखिएगा इस साइड में जे थॉमसन ने, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी थी, जे थॉमसन ने करी थी। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो कहा गया कि जो असमिया भाषा में मुद्रित प्रथम पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है, असमिया भाषा जो होती है उसमें प्रथम पुस्तक के लेखक कौन से हो जाएंगे, वो यहाँ पर होंगे आपके आत्मा राम शर्मा। ठीक है, आत्मा राम शर्मा जो है ये असमिया भाषा में मुद्रित प्रथम पुस्तक के लेखक के रूप में जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो कहते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस और एक देश का राष्ट्रीय गीत लिखा है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस और देश का लिखा है, वो हो जाएगा यहाँ पर बांग्लादेश। बांग्लादेश का अमार सोनार इस करके यहाँ पर राष्ट्रीय गीत इन्होंने ही लिखा है। याद रखेंगे इन्होंने भारत का भी लिखा है। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा कि हीटर के तार किस चीज़ के बने होते हैं। बेसिकली जो हीटर होता है इसके तार किस चीज़ के बने होते हैं, तो ये हो जाएगा नाइक्रोम, यानी कि नाइक्रोम के तारों से बना होता है हीटर। याद रखेंगे क्योंकि इसका जो है क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो 36 में कहता है कि लोहे पर जंग लगने से क्या होता है। लोहे पर अगर जंग लग जाती है तो उसका जो फल होता है वो क्या होगा, तो ये क्या होगा यहाँ पर, वो हो जाएगा इसका भार जो बढ़ जाता है। लोहे पर जंग लगने के बाद लोहे का भार जो है वो बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो कहते हैं कि विश्व का जो सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली असम के किस जिले में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है वो माजुली नदी है। याद रखेंगे सब माजुली द्वीप जो है वो विश्व का सबसे बड़ा है, और ये कहाँ पर स्थित है, याद रखेंगे आपके ये असम में है। और असम में किस जिले में है, ये पातालपुरी जिले में है। याद रखेंगे कहाँ, पातालपुरी जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है। जो ध्वनि की चाल होती है सबसे ज़्यादा होती है वो कहाँ पे होती है, वो होती है आपकी स्टील में। याद रखेंगे स्टील में ध्वनि की सबसे ज़्यादा चाल होती है, यानी कि इस्पात में भी यहाँ पे कभी को देखने को मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो कहते हैं इसे भविष्य की धातु के नाम से जाना जाता है। इसे भविष्य की धातु के नाम से जाना जाता है। तो ये क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका, वो हो जाएगा टाइटेनियम। सारे राइट आंसर्स ने ए टाइप कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, किसे भविष्य की धातु कहा जाता है, वो हो जाएगा टाइटेनियम। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो कहते हैं कि कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, इसमें से एक जो एलिमेंट है, एक तत्व है, वो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ आपका सल्फर। सल्फर जो है वो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। तो गाइस अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो कहा गया कि दिल्ली की रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी। ठीक है, जो अपने यहाँ पे पहली सुल्तान मानी जाती है, महिला सुल्तान, तो ये क्या हो जाएंगी, ये किसकी थी, इल्तुतमिश की। ठीक है, ये इल्तुतमिश की जो है पहली पुत्री थी जिन्होंने रजिया सुल्तान के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं कि मंदिरों की पुण्यतिथि भारत में किस राज्य को कहा जाता है। ठीक है, मंदिरों की पुण्यतिथि भारत में किस राज्य को कहा जाता है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य जो है इसमें मंदिरों की पुण्यतिथि इसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो कहते हैं कि महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। तो महाराष्ट्र के जो प्रथम मुख्यमंत्री बने थे उनका नाम क्या था, वो हो जाएंगे यहाँ पर YB चौहान। ठीक है, YB चौहान जो है महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री चुने गए थे। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो कहा जाएगा कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। देखिए
देखिए तो ये होगा आपका अहमदाबाद। यहाँ तो आंसर ही लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, तो आपको जानने से मतलब है। तो भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, वो हो जाएगा अहमदाबाद, याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। अगले प्रश्न में देखिएगा तो कहते हैं कि बिहार को शोक किस नदी को कहा जाता है। बिहार का शोक जो है किस नदी को कहा जाता है, ये हो जाएगा कोसी नदी। ठीक, क्या हो जाएगा, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ये आपका हो गया राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। अगले प्रश्न में देखिए तो कहते हैं कि भारतीय फिल्म अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा किस राज्य से संबंधित है। तो भारतीय फिल्म अभिनेता जो शत्रुघ्न सिन्हा है वो किस राज्य से संबंधित हैं, वो आपके हो जाएंगे यहाँ पर ए, यानी कि राइट आंसर है आपका बिहार से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो कहते हैं कि अलीगढ़ किस उत्पाद के लिए मशहूर है। तो जो अलीगढ़ है वो किस उत्पाद के लिए मशहूर है, वो आपका हो जाएगा ताला बनाने के लिए। ठीक है, ताला बनाने के लिए अलीगढ़ मशहूर है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो कहते हैं कि किस भारतीय राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह है। ठीक है, कौन सा एक भारतीय राज्य है जहां पर विशाखापट्टनम बंदरगाह है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, वो आपका हो जाएगा यहाँ पर आंध्र प्रदेश। ठीक, क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो कहते हैं कि हमारे सौर परिवार में कितने ग्रह हैं। टोटल अगर हमारे सौर परिवार के ग्रहों की बात कर लेंगे तो वो कितने हो जाएंगे, टोटल यहाँ पर 8 हैं। ठीक, 8 होते हैं। एक ग्रह पहले हुआ करता था प्लूटो, जिसको यहाँ पर 2004 में बाहर कर दिया गया था, याद रखेंगे 2004 में इसको बाहर कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा कि भारत की डीजल इंजन विनिर्माण इकाई यानी कि डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ पर स्थित है। ठीक है, याद रखेंगे, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बनारस। ठीक है, वाराणसी जिसको नाम से जाना जाता है, ये तो विश्व का सबसे पुराना शहर भी माना जाता है इसको। तो डीजल इंजन विनिर्माण इकाई जो है वो बनारस में स्थित है।